नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांका में अपराध नियंत्रण को लेकर हुई क्राइम मीटिंग। एसपी ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश, अवैध शराब और बालू के कारोबार पर लगाम लगाने को कहा। साबरकांठा में घायल पशुओं के लिए शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में घायल पशुओं को दिया गया उपचार। कई सामाजिक संगठनों ने दिया योगदान। और चुनावी बिगुल बजते ही तेज हुए चुनाव के चर्चे। लाइव टीवी समाचार ने चलाया चुनावी स्टंट। जनता ने बताया 2022 में किसकी बनेगी सरकार। बांका में बढ़ रहे अपराध नियंत्रण को लेकर क्राइम मीटिंग की गई। क्राइम मीटिंग में एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के साथ साथ आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने के निर्देश भी दिए। बता दें, पिछले कुछ दिनों में क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है, इसलिए इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बैठक में एसपी ने सभी थाना क्षेत्र की आपराधिक गतिविधियों और घटनाओं की समीक्षा की है। साथ ही आपराधिक मामलों में संलिप्त अपराधियों की लिस्ट बनाकर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अवैध शराब और बालू के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है। इस मौके पर पूरा पुलिस स्टाफ मौजूद था। बांका से उमाकांत साहा की रिपोर्ट। साबरकांठा के तलोद में मकर संक्रांति के अवसर पर वन विभाग, पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से घायल पशुओं के उपचार के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कई सामाजिक संगठनों का भी योगदान देखने को मिला। इस मौके पर कई प्रबुद्धजन मौजूद। साबरकांठा के तलोद से दिलीप परमार की रिपोर्ट। છેલ્લા 10 વર્ષથી જીલ્લામાં કાર્યરત છે। આ સોસાયટી માનનીય કલેક્ટર શ્રીના અધ્યક્ષપણા હેઠળ કામ કરી રહી છે। સોસાયટીની મુખ્ય કામગીરી જીવદયાની રહેલ છે। દર સાલ તલોદ શહેરમાં છેલ્લા 7 વર્ષથી પશુ તેમજ પંખી ઘાયલ થયા હોય તેની સારવાર માટેનો દર ઉત્તરાયણે કેમ્પ લગાવવામાં આવે છે, જેની સાથે પક્ષીઓના માળા, ઉનાળામાં પાણી માટેના માટીના કુંડા વગેરેનું વિતરણ હાથ ધરવામાં આવે છે। અને આ પ્રવૃત્તિમાં તલોદ નગરપાલિકા, નગરશ્રેષ્ઠીઓ, લાયન્સ ક્લબ તેમજ સરકારી પશુપાલન ખાતું, ફોરેસ્ટ વિભાગ તમામનો સહયોગ રહે છે અને આ પ્રવૃત્તિ છેલ્લા 10 વર્ષથી અહીં હાથ પર ધરી છે। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी कार्यालय के पास अधिवक्ता सूर्य नारायण उपाध्याय कई समस्याओं को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। इस दौरान लाइव टीवी समाचार के संवाददाता ने सूर्य नारायण उपाध्याय से बात की, जिसमें उन्होंने भूमाफियाओं का जिक्र किया है। ऐसे में अगर अधिकारी सही तरीके से अधिवक्ता के विचार को समझे तो कई भूमाफियाओं की पोल खुल सकती है। आखिर क्या कारण है कि अनशन पर बैठे अधिवक्ता सूर्य नारायण उपाध्याय की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? कहीं भूमाफियाओं को किसी बड़े नेता का सानिध्य तो नहीं? महीनों से अनशन पर बैठे एक अधिवक्ता बंधु अपनी समस्या तो है ही है, जन समस्याओं के साथ कई समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बगल अपनी व्यथा को सुनाते हमेशा दिखाई देते हैं, लेकिन जिलाधिकारी के कान में जूं तक नहीं रेंगता। वास्तव में इनकी कौन सी ऐसी समस्या है जिसको जिलाधिकारी सुल्तानपुर नज़रअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं। आज मैं उसी क्रम में जिलाधिकारी कार्यालय के बगल धरना दे रहे अधिवक्ता से मैंने बात करने की कोशिश की। आइए देखते हैं इनका कहना क्या है। जी, आपका क्या नाम है? मैं अधिवक्ता सूर्य नारायण उपाध्याय मेरा नाम है। आप यहाँ भूख हड़ताल और अनशन पर मैं देख रहा हूँ कि अनवरत आप 7-8 महीनों से एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। इसका वास्तव में कारण क्या है? क्यों आप बैठे हैं? आपकी कौन सी ऐसी समस्या है जिस समस्या का निदान जिलाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा नहीं किया जा सकता? सर, वैसे मैं यहाँ पे तो 13 सितंबर 2021 से बैठा हुआ हूँ और अपना जो एक लक्ष्य है, जो कि डीएम साहब के बंगले के ठीक पीछे का प्रकरण है, बड़े बीर मोहल्ले का, और 11 जनवरी 2021 को एक ध्वस्तीकरण के प्रशासनिक आदेश हुए हैं, जो कि डीएम साहब के निर्देशन में जो है एसडीएम सदर, भूतपूर्व एसडीएम सदर सर ने किया हुआ है, जिसका अनुपालन आज तक नहीं किया गया है। और उसके पहले जो है वो प्रस्तावित जो है माँ दुर्गा माता मंदिर रोड पे जो है वो चल रहा था, जिसका जो है
सभी प्रारूप नष्ट करके जो है भूमाफियाओं की टीम है, गैंग है जो वहाँ बाकायदे जमावड़ा रहता है, और जिसकी वजह से वहाँ बड़ी अशांति और काफ़ी परेशानी है मोहल्ले वासियों को भी, और बाकी हमारी सम्रान फैमिली रहती है। आसपास हॉस्टल्स बने हुए हैं, स्टूडेंट्स लॉबी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है सुख, चैन और एक शांति, एक शिक्षा का जो वातावरण है काफ़ी दूषित हो चुका है। और परेशानी सबसे बड़ी ये हो गई है कि मुझे नियर अबाउट आज मेरा 114वां दिन है, और न्यूज़पेपरों में भी जो है, न्यूज़पेपर्स में भी जो है निकल रहा है। ये अभी हिंदुस्तान पेपर में जो है निकला था 12 जनवरी को जो है, और इसके पहले जो है 8 जनवरी को, मतलब चौथे पाँचवें जो है अमर उजाला में निकला था, और ये बराबर जो है निकलता रहा है दैनिक जागरण में भी, लेकिन अब आज तक जो है डीएम साहब ने इसको संज्ञान नहीं लिया है। और ये भी एक बहुत खेद का विषय है कि मैं डीएम साहब को विद नोटिस दे के जो है, कप्तान साहब को विद नोटिस का सम्मान और मुख्यमंत्री को नोटिस दे के बैठा हुआ हूँ इस मिशन से कि कहीं न कहीं मुझे न्याय मिलेगा, और ये 11 जनवरी 2021 का जो प्रशासनिक आदेश है इसका अनुपालन जो है तत्काल होगा। और वो चूँकि आवागमन बाधित है, रोड खुलने से लोगों को आने जाने में जो है सुविधा होगी। और दूसरी समस्या सबसे बड़ी जो है ये हो रही सर कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरी फैमिली जो है चूँकि मौके वारदात पे जो माँ दुर्गा माता मंदिर प्रस्तावित था उसको सभी प्रारूप नष्ट करके कागज़ जो है दस्तावेज हरिजन के नाम से डेवलप किया गया है, और मौके वारदात पे जो है, जबकि हरिजन की फैमिली परवपुर एक लगभग 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहती है, मौके पे वहाँ एक सवर्ण फैमिली जो है रखी गई है, और उस फैमिली के माध्यम से हमारी फैमिली जो है वो परेशान की जाती है। आए दिन हिंसा का माहौल वहाँ पे क्रिएट किया जाता है। मैं यहाँ अनशन पे रहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली जो है और बच्चे और वाइफ सब मकान में बंद पैक पड़े हुए हैं, बाहर डर के मारी जो है नहीं निकल पाते, चूँकि वहाँ एक हिंसा का माहौल वो लोग क्रिएट करके पड़े हैं, और आए दिन ये बवाला करते रहते हैं। हमारे लक्ष्य को, हमारे अनशन को ये डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश, जबकि मैं डटा हुआ हूँ, मैं अपना अनशन जो है नहीं छोड़ रहा हूँ, ये सारी तकलीफ़ें झेलने के बाद भी। और उसके बावजूद इसी अनशन के दौरान भूमाफियाओं की साजिश में जो है, और उसमें नदी का बाढ़ भी आया था, हमारा पूरा मकान जो है जलभराव करके कई लाख की क्षति जो है पहुंचाई गई है। और आज तक जो है, जबकि राजस्व टीम और नगर पालिका टीम और पुलिस डिपार्टमेंट की टीम गई थी, बाबू अनिल कुमार सिंह कोतवाल थे, उन्होंने देखा, एलआईयू की टीम गई थी, सब ने उसको वीडियो बनाया, वायरल किया, लेकिन बचाव कार्य में जो है कोई नहीं लगा रहा, बल्कि 10 से 12 दिन जो है उसमें जो है मकान के अंदर पानी के जमावड़े से जो है कई लाख का नुकसान हुआ, जो कि क्षतिपूर्ति पाने का मेरा परिवार अधिकारी है, और जो कि नहीं मिला। मैं बड़ी मुश्किल से व्यवस्था करके कुछ धन का जो है ऊपर रहने का अपनी व्यवस्था इस बनाया। समस्या को आपने राजस्व के अधिकारियों से बताया कि मेरे सामानों की क्षति हो गई? हाँ, जी, मैंने अवगत कराया है, मैंने हाँ, मैंने लिखित भी, हम तो लिखित नहीं दे पाए थे क्योंकि मैं काफ़ी डिस्टर्ब था, लेकिन हमारे एक कुलीग हैं जो है वकील साहब, वो भी हैं, उन्होंने एसडीएम सदर को जो है लिखित में दिया था, और उसके बाद से आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। जैसे लगा कि बिल्कुल अनदेखा, एक मजाक किया गया। ये जो मार्ग बंद किया गया है, जिस मार्ग को आप बताते हैं अवरुद्ध कर दिया गया, हाँ, उसको वास्तव में बंद करने वाले ऐसे अराजक तत्व तो कौन है? सर, फैक्ट तो ये है कि वहाँ पे एक ही व्यक्ति हो तो ठीक है, ये मुकेश गोयल की टीम है, मुकेश गोयल उसमें मेन मुखिया है। वहाँ पे बढ़िया बीर में रहते हैं, कुड़वार पे इनका अपना आवास है, और उनके साथ काफ़ी लोग हैं। वहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद वहाँ उनका जमा। बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। इस ट्रेन हादसे में अभी तक 9 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। इसमें एक बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आलमपुर गांव के एक अधेड़ व्यक्ति की भी मौत हुई है। गांव का रहने वाला लल्लू की ट्रेन हादसे में मौत हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक के 4 पुत्र और 3 पुत्री है। मृतक लल्लू अकेले ही घर में कमाने वाला था, और जो कमाने वाला पुत्र था वो असम की जेल में बंद है, जिसकी जमानत के लिए मृतक असम जा रहा था, लेकिन ट्रेन हादसे में मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट। हिंदी। कौन सा गांव है ये? आलमपुर। अच्छा, क्या है हुआ है जो आपके पति गए थे बाहर, क्या हुआ, किस लिए गए थे? जमानत के लिए गए थे, लड़का छुटाने के लिए। अच्छा, लड़का कहे बंद था, क्या कहे? हाँ, जेल में बंद है। कैसे बंद हुआ गा? अरे ट्रक चला बंद कर दिए। अच्छा, तो जमानत करवाने गए थे। हाँ, जमानत कर। तो क्या हुआ है वहाँ? वहाँ एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई। क्या ट्रेन पलट गई है? हाँ। तो हादसा हो गया है। अच्छा, कैसे आपको जानकारी मिली?
हमको एक लड़का वहाँ से फ़ोन किया कि ट्रेन पलट गई है। अच्छा अच्छा, कितनी बच्चियां हैं आपकी? 3 लड़कियाँ हैं, 4 लड़के हैं। अच्छा, 3 लड़कियां 4 लड़के। शादी कितने की हुई है? एक लड़का की, एक लड़की की। अच्छा, 2 शादी लायक है लड़कियां हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल है। नवल। कहाँ रहते हो? आलमपुर में रहते हैं। अच्छा, ये आपके घर में पिताजी कहीं बाहर गए थे क्या? आसाम घाटी गए थे, हाँ, किस लिए गए तो थे? वहाँ भाई हमारा बंद है। अच्छा, कैसे बंद हुआ था? वो गाड़ी पकड़ गई, गाड़ी चला रहे थे, अभी नए नए गए थे उधर। हम्म, तो जमानत के लिए वो जमानत के लिए जा रहे थे। हम्म, यहाँ कानपुर से ट्रेन थी, हम्म। तो वहाँ गुवाहाटी में जाके रेलवे से पटरी से उतर गई है ट्रेन। अच्छा, ट्रेन हादसा हो गया। हाँ, ट्रेन हादसा हो गया उधर से। अच्छा, कैसे आपको जानकारी हुई? वहाँ से फ़ोन आ गया, हम्म, एक लोग फ़ोन किया जो साथ में थे, हम्म, तो वही हम लोगों को बताया, हम्म। बस इतना बताया। क्या बस बताया था? कि ट्रेन पलट गई है, हाँ, हादसा हो गया। हादसा हो गया है, मैं निकल आया हूँ हम्म, और तुम्हारे पिताजी अंदर हैं अभी, अच्छा, निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं, अभी निकले नहीं हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल किशोर अच्छा। नवल है। अच्छा, आप कौन हैं इनके? लड़का हूँ। लड़के हैं। जी। ठीक जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुबीन खान, प्रधान आलमपुर। जी, ये आपके गांव में एक घटना हुई है, जो ट्रेन हादसा हुआ है, क्या जी। है पूरा मामला? मेरे गांव का जो है लल्लू सनाब चुन्ना, ये जो है मतलब इसका लड़का जो है वहाँ बंगाल में कहीं मतलब बंद था गुवाहाटी में, तो वहाँ जमानत के लिए वो जा रहा था। रास्ते में रेल दुर्घटना हो गई, उसी से उसका जो है वहाँ पे जो है इंतकाल हो गया। अच्छा, कैसे जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली, उसके भाई से बात हुई। हाँ, सबसे छोटा वाला भाई रहता वहाँ, ट्रक चलाता है, हाँ, तो उससे मेरी बात हुई, तो उसने बताया कि कल जो है मिट्टी आ जाएगी। यहाँ बड़ी दुख की घड़ी है कि उनके घर वालों को, परिवार वालों को जो है आत्मा की शांति दे। अयोध्या के मिल्कीपुर खटबड़िया में मकर संक्रांति पर 46वां मेले का आयोजन किया गया। मेले की सुरक्षा में बहुत सारी पुलिस फोर्स लगी हुई थी। वहीं पर दुकानदारों ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी दुकानों पर एक छोटा बोर्ड लगा रखा था, जिस पर लिखा हुआ था कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। बता दें, इस मेले का आयोजन जनमोर्चा दैनिक अखबार अयोध्या के ब्यूरो चीफ सूर्य नारायण सिंह ने किया। यह मेला 13 जनवरी से 22 जनवरी तक अनवरत चलता रहेगा। अयोध्या से वीके यादव की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेने के पश्चात यहाँ उपस्थित विकास खंड हरिंगटनगंज के खंड विकास अधिकारी श्री अनीश पांडे जी, सम्मानित जनसंपर्क अधिकारी श्री आर.के. यादव जी, सूर्य नारायण सिंह भाई साहब, प्रधान जी श्री अशोक कुमार तिवारी जी, प्रधान जी लोहिया पलिया लोहानी, श्री अभिषेक सिंह जी, और इस मेले में उपस्थित सम्मानित भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। कहा जाता है कि भारत त्योहारों, मेलों का देश है। इन मेलों में हमारी आध्यात्मिकता दिखती है, हमारा समन्वय दिखता है, हमारा मेल जोल दिखता है कि हम आपस में एक दूसरे से भाईचारा बनाते हुए कितना सहृदय होकर के हम मेले में आते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने घर की जरूरतों को क्रय करके उसको पूरा करते हैं। बहुत अच्छा है कि एस.एन. सिंह भाई साहब जो है इस मेले की विरासत जो वर्षों से चली आ रही है आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस गांव के विकास के लिए आप लगातार विकास भवन जिले पर बैठ करके लगे ही रहते हैं कि कौन सी योजना हमारे गांव में जा सकती है। अभी 3 साल पहले की बात है,
आंगनबाड़ी सेंटर जो है पूरे जनपद के लिए आए थे और आवंटित हो गए। हमसे आपने कभी चर्चा नहीं किया कि आंगनबाड़ी सेंटर चाहिए, ऐसे बैठे थे बात में कहे कि हमारे यहाँ 3 आंगनबाड़ी चलती है, 1 तो बना हुआ है 2 नहीं है। हमसे चलिए हम आपके यहाँ बनवाते हैं, दोनों बनवा देंगे। बहराइच के प्रसिद्ध शक्ति स्थल मरी माता के मंदिर में सत्य साधक श्री विजेंद्र पांडे गुरुजी ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मां पीताम्बरी का यज्ञ करके समस्त विश्व के लिए सुख, शांति और मंगल की कामना की है। मरी माता का मंदिर प्राचीन काल से परम पूजनीय है। कहा जाता है कि असाध्य रोगों के निवारण के लिए भक्तजन इनकी स्तुति करते हैं। यह देवी माता सती का स्वरूप मानी जाती है। मरी माता का पावन मंदिर बहराइच लखनऊ मार्ग पर शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नवरात्रि के पावन अवसर पर यहां भव्य मेले का आयोजन भी होता है। बहराइच से रमाकांत पंत की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले का नरसिंहगढ़ शहर प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है। नरसिंहगढ़ में कई ऐतिहासिक प्राचीन इमारतें हैं। हालांकि इन सभी इमारतों के तो सिर्फ खंडहर ही शेष है, या यूं कहें कि अवशेष बचे हैं। प्राचीन इमारतें जो एक छोटे खर्च में उपयोगी हो सकती है और संवारा जा सकता है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। उदाहरण के लिए पुरानी लोक सेवा केंद्र की बिल्डिंग जो 5 से 7 साल पहले ही बनाई गई थी, आज भी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन देखरेख के अभाव में क्षतिग्रस्त होती जा रही है। इतना ही नहीं, डाकघर के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर बैठने को मजबूर हैं, जबकि ऑफिस पुराने लोक सेवा केंद्र में शिफ्ट किया जा सकता है। दरअसल नरसिंहगढ़ एक बंद शहर है। यह शहर कुदरती तौर पर चारों ओर से विंध्य पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नरसिंहगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य ने कई सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आज भी लोग दूर दूर से नरसिंहगढ़ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन अफसोस जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते शहर अब भी पर्यटन स्थल का रुतबा पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। आप ये प्रश्न उठा रहे हैं तो यह बहुत मौजूद प्रश्न है और समयकालीन है, क्योंकि भ्रष्टाचार का नंगा नाच चल रहा है इस समय। आपको बता दें कि ये तहसील नरसिंहगढ़ परिसर में ही पीछे की ओर देखें तो एक लोक सेवा केंद्र की बिल्डिंग बनी थी, कंप्लीट अभी बनी है नहीं। इसके अलावा एक और बिल्डिंग बनी है रजिस्ट्रार ऑफिस कार्यालय के लिए, लेकिन वो रजिस्ट्रार कार्यालय ऑफिस वही पुरानी ढांचा बिल्डिंग में चल रहा है। इसी प्रकार लोक सेवा केंद्र के लिए नई बिल्डिंग बना दी, तो ये बिल्डिंग का बड़ा खेल चल रहा है। और वो उन बिल्डिंगों की हालत ये है कि उन पर रखरखाव बिल्कुल खत्म होती जा रही है, वो धीरे धीरे जबकि वे नहीं है, उन पर थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो रिकवर बहुत बढ़िया हालत में। लेकिन आज हालत ये है कि पोस्ट ऑफिस, जो तहसील परिसर का पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर जो संचालित है जिस जगह पे, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में कभी भी गिर सकता है। कई बार बड़े बड़े सांप निकल आए वहाँ पर। पूरा विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं उसमें लाखों रुपए का शासन का खर्चा हुआ है और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। और जिन बिल्डिंगों को, नई बिल्डिंगों की आवश्यकता है, वहाँ पर जल्दी से जल्दी उन कार्यालयों को शिफ्ट किया जाना चाहिए। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि हमारे नगर नरसिंहगढ़ में जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए बिल्डिंग बनी हुई थी नई, लेकिन वही पुरानी बिल्डिंग में रजिस्ट्रार ऑफिस लग रही है। वो पुरानी बिल्डिंग खंडर हो गई, बनी बनाई नई बिल्डिंग, सर्व सुविधा युक्त बिल्डिंग थी वो खंडर। हमारा जो पोस्ट ऑफिस है, जो अपने थाने के सामने जो पोस्ट ऑफिस है, उसका जो भवन है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में क्षतिग्रस्त है, लेकिन वहाँ पर जो वो पोस्ट ऑफिस लग रहा है। ऐसे हमारा एक यहाँ पर ये नॉर्मल स्कूल डाकघर है, उसकी भी भवन की हालत खराब है, लेकिन शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। उसमें ऑफिस। सुल्तानपुर में चुनावी बिगुल बजते ही चाय की दुकानों पर हो रहे चुनावी चर्चे। ऐसे में लाइव टीवी समाचार भी चुनावी स्टंट के साथ लोगों की राय ले रहा है। आखिर 2022 में किसकी सरकार होगी, आइए जानते हैं लोगों की राय। 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। इस चुनावी बिगुल की तरीके से मैंने जानने के लिए सुल्तानपुर जनपद के शहर की तरफ जब निकला, वहाँ दुकानों पर जब मैं चुनावी स्टंट को जानने की कोशिश की तो वहाँ कुछ लोग आपसी चर्चाओं के मूड में नज़र आए। आज मकर संक्रांति का यह शुभ अवसर है, जिस पर आज संभवतः दीवानी न्यायालय बंद भी है। मैं चुनावी बिगुल के माध्यम से मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि लोग अपना विचार किस रूप में, किस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाते हैं, जनता वास्तव में किस सरकार को लाना चाहती है,
और वर्तमान की सरकार का फीडबैक क्या है, इसको जानने के लिए मैं दुकान नगर पालिका के बगल चाय की दुकान पर आया और देखिए क्या कहते हैं जी। भाई साहब पता है, जितेंद्र नाथ मिश्रा एडवोकेट। आप यहाँ आज एडवोकेट हैं, आप यहाँ आज क्या करने आए? छुट्टियों में लोग सब लोग बैठे हैं, चाय वाय पी रहे हैं। इसका मतलब आप दीवानी न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं? जी 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 जी। तो ये वर्तमान समय में 2022 का चुनावी बिगुल बच चुका है, उसमें अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, योगी आदित्यनाथ जाएंगे। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, इसका वास्तव में योगी की सरकार अगर चली जाती है तो इसका सबसे बड़ा क्या कारण है? योगी जी नहीं आएंगे, अखिलेश जी आएंगे। योगी जी ने कोई विकास कार्यक्रम किया नहीं है और जितनी भी इन्होंने नियुक्ति की सब में धांधली किया है और एकमात्र केवल इनके अंदर गुंडागर्दी की इनके राज्य में हुई है और तरह तरह के भ्रष्टाचार। 69,000 भर्ती ले लीजिए, फेल को पास, पास को फेल, और इनका जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र था उसका उठा के देखिए, कोई भी कार्यक्रम इन्होंने पूरा नहीं किया है। पिछले चुनाव में सुल्तानपुर जनपद भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों में 4 सीटें दिया है। यही चारों विधायक को लड़ा दीजिए, आपको औकात पता लग जाएगी बीजेपी की। दूसरा कोई आता है तो वो भी हार जाएंगे, किसी की जमानत नहीं बचेगी भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैंने हर समाज का विकास किया, सर्व समाज का विकास किया। ये सिर्फ ठाकुर का विकास किया और किसी का विकास नहीं किया। वास्तव में रोजगार कहीं दिए ही नहीं किसी को, इन्होंने रोजगार छीना है। 1,72,000 शिक्षा मित्रों का रोजगार छीनने का मुख्य कारण यही है। तो कहीं आप शिक्षा मित्र से तो नहीं, हम तो वकालत करते हैं। तो वास्तव में ये आपने देखा कि मैं वकील साहब से मिला, ये भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार से बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि जो रोजगार ये देखिए, मैं अधिवक्ता बंधु से बात किया और हमारे अधिवक्ता ये बंधु बता रहे हैं कि कुछ उनके ऐसे भी मुद्दे हैं कि पूर्व की सरकारें, चाहे वो अखिलेश की सरकार रही है, मुलायम सिंह यादव की सरकार रही, इनका कहना है कि बार की बिल्डिंगों को उन्होंने बनाया, वर्तमान सरकार ने बार काउंसिल और अधिवक्ताओं को इग्नोर किया। इसका भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। वर्तमान देखिए, हम भाई साहब जानते हैं जी, चाचा क्या नाम है आपका? दुर्गा शंकर उपाध्याय। आप का व्यवसाय क्या है? टीचर अध्यापक हैं आप? इंटरमीडिएट में है क्या? हाँ, इंटरमीडिएट। तो ये आपकी क्या लग रहा है कि आपकी अखिलेश जी आएंगे कि योगी जी आएंगे, कि सरकारें किसकी अच्छी रही? पूर्व में अध्यापकों का हित किस सरकार ने किया? ऐसा कुछ आपके पास कुछ मुद्दा है आपकी चुनावी स्टंट में? अब सरकार तो किसकी आएगी ये अनुमान ही लगाया जा सकता है। वास्तव में फाइट तो है ही है, लेकिन अब सरकार कौन अच्छी थी कौन नहीं, इस विषय पे ये सरकार अच्छी है कई प्रकरण पे। इसमें निष्पक्षता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, फला हो, अनुसूचित जाति हो, सबको हर चीज़, सब जिसको मकान मिलना सबको मिलना है, राशन मिलना सबको मिलना है। उसमें ये नहीं जैसे अखिलेश सरकार में किया गया था, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, जिसमें मुस्लिम के लड़की अगर इंटर पास करती है 30,000 रुपये मिलता था और किसी को नहीं। उस समय एक सबसे बड़ी बात गड़बड़ थी, अनुसूचित जात का एक भी वर्ष का स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मैं जानता हूँ। जैसे अभी ओबीसी को मिला था, ये अल्पसंख्यक को मिला था। एक मेरी बात का जवाब दीजिए कि वर्तमान जो है हमारे अभ्यर्थी जो 69,000 के अभ्यर्थी हैं, 68,500 के अभ्यर्थी हैं, वो सरकार पर आरोप लगाते हैं कि मेरे रोजगार को दिया नहीं जा रहा है, मैं योग्य व्यक्ति हूँ। टीटी की परीक्षा कुछ अभ्यर्थियों की कैंसिल हो जाती है, अभ्यर्थी वहाँ पहुँचते हैं और परीक्षा पता लगता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई, उनका किरायों का नुकसान हो जाता है, कहीं से इकट्ठा करके गाड़ियाँ बुक करके जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये दुर्भाग्य का विषय है और कब इसके पहले या इस समय भी अगर ऐसा हो रहा है तो बड़ा ही गड़बड़ है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लोग पकड़े जा रहे हैं और वास्तव में क्या है कि मशीन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही इस पर अंकुश लगा देगी और लगा रही है। अब आदमी इतना विचलित होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार में भी कमियां हैं, लेकिन जिस जगह पर जो है वो वहीं पर गड़बड़ है। ये बाबू को भी सुधरना पड़ेगा, टीचर को भी सुधरना पड़ेगा, कर्मचारी को भी। सुधारेगा कौन? ये कुछ अपनी भी आत्मसत्ता जगनी चाहिए लोगों की, वही बाबू ने किया। ये जो वही अभी किसान परेशान है इनके जान। अरे अभी एक मास्टर साहब कह रहे थे कि दलितों को बड़ा
अन्न दिया जा रहा है, बड़ा सहयोग किया जा रहा है। देखिए, अन्न देने से देखिए क्या है कि ये देश जो है गुलामी की तरफ जो है ये धकेल रहे हैं। अन्न बांटने से काम नहीं चलेगा, आप रोजगार दे दीजिए, उतना अन्न तो हम लोग खरीद लेंगे और उसके साथ साथ हम अपना स्वास्थ्य और शिक्षा सब चीज़ों पे ध्यान दे देंगे। लेकिन जिस तरीके से इस सरकार ने, जैसे अभी किसी ने कहा कि जो है ब्राह्मण, आपने क्वेश्चन किया ब्राह्मण ये हो रहा है कि उनके नेता कह रहे हैं ब्राह्मण उनके साथ है। नहीं, ये गलत बात है। ब्राह्मण वही लोग उनके साथ हैं जो उनके दल में हैं, लेकिन जो मतदाता है वो उनके साथ नहीं है। आप बताइए, एक ऐसा मुख्यमंत्री जब जनता ने वोट किया तो ये नहीं देखा कि हम किसको वोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। उनका कहीं नाम नहीं था, मुख्यमंत्री बना दिया गया उनको। 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20 राज्य में कोई एक बता दे मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो, जब ब्राह्मण काबिल नहीं। और दूसरी तरफ आपके उत्तर प्रदेश में सचिव ब्राह्मण है, एक मिनट, सचिव, हाँ, सचिव और डिप्टी सीएम वो उनकी मजबूरी है। सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूँ, ये माननीय श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी कहती हैं 12% ब्राह्मण बीजेपी को वोट करता रहा है अभी तक। सबसे ज्यादा उनका मूल वोटर 12% ब्राह्मण है। तो 12% ब्राह्मण नहीं है इनके साथ? नहीं, उनके साथ नहीं है। आज की डेट में उनके पास सच्चाई ये है 94% जो है मतदाता दूसरे दल के साथ जा रहे हैं, 6% लोग उनके साथ हैं। आप समर्थन किसका? हमारा समर्थन सारे नौजवानों का समर्थन और उत्तर प्रदेश की आवाम का समर्थन पुनः जो है क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इनको हरा सकती है और पुनः विकास के रास्ते समाजवादी पार्टी सरकार पे बहुत सारे आरोप लगे कि जब उनकी सरकारें रही तो PCS में जो रिजल्ट आया और PCS का रिजल्ट आया और सारे विभागों में जो रिजल्ट आए उसमें यादव बाहुल क्षेत्रों में या आयतों को बड़ा समर्थन दिया गया। देखिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप लगाना, किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगा सकता है, लेकिन जिस तरीके से कोई आप क्या कह रहे हैं बताइए? हम ये कह रहे हैं, पहले हम MP त्रिपाठी एडवोकेट जी, ये वकील उनके साथ इसलिए नहीं है कि उन्होंने जो बम ब्लास्ट किए थे कचहरी में जा करके, उनका मुकदमा वापस लिया था सपा सरकार ने। अभी एक वकील साहब मिले थे दीवानी न्यायालय के, वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ जितने बार की बिल्डिंगें बनी हैं वो सब माननीय मुलायम जी ने बनाया है। नहीं, सब उन्होंने नहीं बनाया, सब उन्होंने नहीं बनाया, सब बिल्डिंगें उन्होंने बनाया, सबका साथ सबका विकास। और सुनिए मेरी बात सुनिए आप। इन पर ये आरोप लगता है कि अधिवक्ताओं के लिए इन्होंने 5 वर्ष कुछ नहीं किया। जो वही अभी पिछली जब सरकारें थी तो यही अपने को भी सोचना चाहिए सर पिछली सरकारें रही हैं, उसमें जब कहीं पेपर आउट होता रहा तो इन्हीं योगी की सरकार के कुछ ऐसे नेता रहे कि जो इस पर धरना प्रदर्शन करना, रोड पर को जाम करना, तो इनके ही सरकारों में इनके बाबू नहीं सुधर रहे हैं। इसका कारण क्या है? हाँ, इस पर अंकुश कोई सरकार नहीं लगा पाई, ये बिल्कुल सही कहा, मतलब मैं मान रहा हूँ। लेकिन आज के माफिया राज, गुंडागर्दी और समानता प्रदर्शित करने में ये सरकार अच्छी है। विकासवादी सोच, एक ही जगह संकुचित दृष्टिकोण नहीं है, ये इतनी अच्छी बात है। लेकिन ये निश्चित है कि बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जिनको पूर्ण नहीं कर पा रही है। जी, आइए हम ये आगे जब मैंने बढ़ा तो देखा कुछ लोग चुनावी चर्चाएं कर रहे थे, या चुनावी चर्चाएं, ये गुरुजन बंधु हैं, ये निश्चित रूप से एक प्रबुद्ध समाज है और प्रबुद्ध समाज, ये चाहे वो अधिवक्ताओं का एक प्रबुद्ध समाज है, गुरुजन बंधु हैं, ये निश्चित पथ प्रदर्शक होते हैं, इन नवयुवकों के पथ प्रदर्शक हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार में क्या कमियां रहीं और पूर्व की सरकारों में क्या कमियां रहीं, या सरकार किसकी आती है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। जी आप क्या नाम है आपका? राजनारायण उपाध्याय जी। इसको मास्क आपने लगाया है, आप ओमिक्रॉन आप को कुछ असर करता दिखाई दे रहा है? असर तो है, ये फैल रहा है, सही फैल रहा है, झूठा फैल रहा है। अच्छा जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप गुरुजन बंधु? किस पर? कि वर्तमान चुनावी स्टंट है और आप क्या जानते हैं कि वर्तमान सरकार रहेगी कि या पुरानी सरकारें? वर्तमान सरकार को जाना चाहिए। वर्तमान सरकार को जाना चाहिए, क्यों, क्या कारण? तमाम मुद्दे हैं। किसान मुद्दों को आप 2-3 मुद्दों को बता दीजिए। किसान व्यथित है, महंगाई है, नौजवान व्यथित है, इनका सारा सिस्टम निजीकरण की तरफ है, सार्वजनिक जीवन सार्वजनिक नौकरियों से हट करके है, सारे लोग व्यथित हैं, व्यवसायी व्यथित है, सब व्यथित हैं। केवल
अन्न दे दीजिए, चावल गेहूँ दे देते हैं, लेकिन कड़ुआ का तेल 200 रुपये महंगा है और इससे सारे लोग प्रभावित होते हैं। अभी आपके एक सहयोगी गुरुजी बता रहे थे, मास्टर साहब बता रहे थे कि इस सरकार में सर्व विकास, सबका विकास हो रहा है। नहीं, तो केवल पूंजीपतियों का विकास हुआ, देश की संस्थाओं को बेच डाला गया। जो रत्न बनाया था पिछली सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर, सारे रत्नों को, सारे संस्थाओं को बेच डाल करके निजी हाथों में, अडानी और अंबानी के हाथों में दे दिया। पाए थे, उनका रोजगार भी चला गया, रोजगार देने के बजाय रोजगार ही चला गया। आप भाई साहब क्या नाम है आपका? अनिल द्विवेदी। आप किसका समर्थन कर रहे हैं, किसकी सरकार लाना चाहते हैं? अब सरकार तो देखिए किसकी आती है, एंटी इनकम वैसी जरूर है सरकार के, वर्तमान सरकार के प्रति एंटी इनकम वैसी है। अब सरकार किसकी आएगी ये आने वाला समय बताएगा। एंटी इनकम है? जी जी। तो ये क्यों? अब ये बहुत सारे रीजन है, जैसे गांव में आवारा पशु टहल रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, बहुत सारी फसलें सब एकदम चट कर जा रहे हैं, ये सब बहुत सारे दिक्कत हैं। रोजगार तो इन्होंने बहुत सारे दिए, जैसे 69,000 दिया। रोजगार जो दिए होंगे, बहुत सारे नहीं भी दिए हैं, बहुत सारी धांधलेगर्दी भी है, सब कुछ है, चल रही है। मतलब वर्तमान सरकार के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे उसको नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल पहुंच सकता है। आपने देखा वर्तमान सरकार का नुकसान कहीं हमारा पशुओं का है, कहीं हमारा पशुओं को लेकर लोग मुद्दा बना रहे हैं, कहीं बेरोजगारी का मुद्दा बना रहे हैं, कहीं जो रोजगार पाए उसका मुद्दा बना रहे हैं। आइए इन भाई साहब से हम जानते हैं कि वर्तमान समय में आप, क्या नाम है भाई साहब आपका? विनोद गौतम, एडवोकेट, मैं सिविल कोर्ट में वकालत करता हूँ। जी जी जी। आज आप यहाँ घूमने के लिए वैसे ही चले आए क्या? हाँ, ऐसे मैं आया करके खड़े हो गए आप लोगों को देखने के लिए। और आज जो बात चल, इस समय परिस्थितियाँ चल रही है, पूर्ण रूप से जनता जो है समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है और समाजवादी पार्टी की पूर्णतः सरकार बनेगी और आने वाले समय में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। आप जो है अधिवक्ता हैं, आपके एक जो है आपके कार्यकारिणी बार काउंसिल, आप उत्तर प्रदेश के एक कार्यकारिणी सदस्य जी ये अनवरत कहते नज़र आते हैं कि हर मीटिंगों में कहते नज़र आते हैं कि अखिलेश की जब सरकारें रहीं तो उन्होंने कई न्यायालयों में बम विस्फोट हुआ, उसमें उन्होंने आतंकवादियों का समर्थन किया, अधिवक्ताओं का विरोध किए, लेकिन वर्तमान में आप कहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार बनेगी। अगर अखिलेश जी की सरकार बनती है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सरकार के देखिए जिम्मेदारी होती है, कोई भी सरकार आएगी और अधिवक्ताओं एक ऐसा न्यायालय से मामला जुड़ा हुआ है तो सरकार का दायित्व है, लेकिन सरकार जो है चाहे न्यायालय बनवाना हो या बार काउंसिल के लिए तमाम सुविधाएं, तो चाहे जो भी सरकार आएगी करती रहेंगी, लेकिन इस समय जो है हम उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते हैं। ये तो सरकार के काम है, आएगी माने विकास कार्यों को दे, लेकिन इस समय जनता पूरी तरह से योगी सरकार से नाराज चल रही है। हाईवे का विकास करता हूँ, मार साहब मेरी बात सुनिए आप पहले। हाईवे का विकास करता हूँ, पुरानी सरकारें जैसे चाहे माननीय मायावती बहन जी की सरकार रही, उस बहन जी की सरकार में मूर्तियों का विकास किया गया, पार्कों का विकास किया गया, उससे हर व्यक्ति तक कोई लाभ नहीं पहुंचा। तो ये सरकार कहती है कि मैं तो सड़कें बना रहा हूं, लोगों को अन्न दे रहा हूं, लोगों के पेट भर रहा हूं, इससे वास्तव में है क्या? देखिए, मूर्तियों का विकास गलत था, इसीलिए उनकी सरकार चली गई। आदमी त्रस्त हुआ तो सरकार चली गई और अब बहुत पीछे हैं वो। मैं यद्यप बहुत पहले उन्हीं का समर्थक था, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बहुत पीछे है। जहाँ तक रोड हाईवे बनने का है, 50 किलोमीटर के दूर पर 2-2 टोल लगा दिए गए हैं। यहाँ से लखनऊ जाइए 2 टोल लगे हैं, आते जाते समय जितना तेल खर्च होता है उतना टोल। सरकार आप किसकी बना रहे हैं? सरकार आप अपनी बात बताइए। मैं जो भाजपा को हराएगा उसी को वोट करूंगा। जैसे किसको मान रहे हैं कि कौन हरा सकता है भारतीय जनता पार्टी? लड़ाई में जो देखने में आता है सपा है, लड़ाई में सपा लड़ाई में है, इसका मतलब मानते हैं कि अखिलेश जी आएंगे? आ सकते हैं, आना भी चाहिए। इनकी अच्छाइयाँ कुछ रही है क्या? अच्छाइयाँ बुराइयाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सभी हमाम में सभी नंगे हैं। ठीक, ये सर आप क्या नारायण है आपका? विजय नारायण मिश्र। आप क्या कहना चाहते हैं चुनावी स्टंट के बारे में? वास्तव में किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा की तो नहीं आनी चाहिए। भाजपा की नहीं आनी चाहिए?
पंडित जी जैसे ये मान रहे हैं, माननीय दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ब्राह्मण मेरे साथ हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि आज तक का डिबेट हो रहा था। आज तक के डिबेट पे आपकी एक मंत्री महोदया बैठी थी, वो बता रही थी कि ब्राह्मण हमारे साथ है। आप तो ब्राह्मण है, क्या कारण है आप नहीं रहेंगे भाजपा के साथ? ब्राह्मण तो कि कोई सुना जा रहा है किसी इस सरकार में कोई बात सुनी जा रही है। तो सरकार आप किसकी ला रहे हैं? हम सरकार तो जो है अभी नहीं कह सकते किसकी ला रहे हैं। कहेंगे आप? नहीं अभी नहीं। किसकी नहीं, किसको आप किसको समर्थन कर रहे हैं? जो इनके विरोध में आगे आएगा उसी की सरकार। किसकी लग रही है कि कौन सरकार आ रही है? सपा ही आएगी। जी आइए, आइए देखिए जी, मैं जब आगे बढ़ा देखा। भाई साहब क्या नाम है आपका? वैभव मिश्रा नाम है हमारा। तो आप वर्तमान सरकार के बारे में या सरकारें कौन आ सकती हैं, क्या करते हैं आप? देखिए, मैं तो वैसे स्टूडेंट हूँ, LLB हमारा जो है 3rd सेमेस्टर मतलब जो है और एग्ज़ाम दिया हूँ। लेकिन जिस तरीके से इस सरकार में नौजवानों का शोषण हुआ, किसानों का शोषण हुआ, व्यापारियों का भी शोषण हुआ और मजलूमों का, दलितों का, कोई ऐसा समाज नहीं जो पीड़ित ना किया। जैसे अरे वो अधिवक्ता कल्याण निधि 5 लाख कर दिया वो योगी जी ने 5 लाख कर दिया है। और क्या? अच्छा, हर अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख ये है? हाँ, दुर्घटना नहीं। हाँ जी, वो कल्याण निधि वो जमा करेंगे 400 रुपया महीना, वो सालाना इन्होंने नहीं किया। काहे नहीं किया? जैसे इनके विधायकों ने यहाँ क्या कहते हैं 3 शेड ये वो सब दिया, अपनी सीट पे क्या बैठते हैं। मतलब आप वर्तमान सरकार से खुश हैं? आने वाली सरकार किसकी सरकार होगी, क्या कुछ बता पाएंगे आप? हाँ बता पाएंगे, योगी की सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। इन पर इन्हें पंडित जी आप ब्राह्मण हैं, इन पर ये आरोप लगते रहे कि ठाकुरों का बड़ा समर्थन किए, ब्राह्मणों को इन्होंने इग्नोर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। योगी कहना बंद कर दिए। योगी ने कहा अजय सिंह बिष्ट का ये सीधा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है हमारे प्रधानमंत्री जी चाहे योगी जी, नाम बताइए आप। देखिए, नाम से कभी मत करिए इसको। एक चीज बता दूं? नहीं, नाम आप बताएंगे? नहीं, मैं एक चीज बता दिए आप मैं हेमंत हूँ, लेकिन जात मत क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं? हाँ। जात पूछना हो, जात पूछ कर सुनिए पहले। नहीं, जात पूछना हो तो कभी कमेंट मत करिएगा, चाहे हरिजन हो चाहे हो, हम भारत के वासी हैं। पहली बात, आप जैसे समर्थन किसका? हाँ, मैं समर्थन करता हूँ उस व्यक्ति का, उस पार्टी का जो सबको लेके साथ चलती हो, सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को चल रही है। कौन सी पार्टी? देखिए, एक चीज है, योगी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपने जो आरक्षण दिया, आरक्षण में चाहे 69,000 का हो, चाहे 68,000 का हो, चाहे जो है उसमें जो है। आप शायद में बेसिक के कोई नेता होता भी हैं क्या? हाँ, बेसिक में नेता ही हूँ। अच्छा, और हम लोग उसी सरकार की समर्थन करेंगे जो पुरानी पेंशन की बात करेगा। जैसे अखिलेश जी ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने की तो हम लोग उनको समर्थन करेंगे। मतलब आप सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार हम लोग अखिलेश की बनाएंगे, पुरानी पेंशन जो लागू करेगा उसकी बनाएंगे। हर व्यक्ति को सबसे बड़ा चुनावी स्टंट में ये दिखाई देते मिल रहा है कि मैं बेरोजगारों का सबसे बड़ा समर्थन, जो बेरोजगारों को रोजगार देता हुआ नजर आएगा, हम उसी का समर्थन करेंगे। और अभी हमारे बेसिक शिक्षा संघ के कोई नेता बंधु हैं, ये बता रहे हैं, हेमंत जी बताते हैं कि आप जातियों से कोई गणना मत करिए। महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि हर सरकारें केवल जातियों की बातें करती हैं। देखिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात, हमारा ये मानना है, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं पाएगा। जातिवाद पहले भी था। माननीय बहन जी पे आरोप लगते रहे कि जो टिकटों को वितरण है वो पैसा को लेकर वितरण करती है। नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है। तो ये किसके लिए जनगणना होनी चाहिए? हम इसका समर्थन करते हैं क्योंकि इसको बिना जातियों को मिटा नहीं पाएगा। जब आपका सचिव नियुक्त किस जात के विधायक है, किस जात के जो है OBC का जो है अगर सेक्रेटरी है, उसमें आरक्षण है, सारी चीजें बिना जात के कोई हो ही नहीं सकता। 15 में भर्ती हुई, 15 भर्ती हुई और 15 में से 13 लोगों को एक जात विशेष का हुआ, जिसका माननीय नेताजी और अखिलेश यादव ने विरोध भी किया। आपके बेसिक शिक्षा मंत्री जी की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी नहीं, वो माध्यमिक की है, नियुक्ति हुई है, माध्यमिक नियुक्ति, डिग्री कॉलेजों में नियुक्ति हुई। और जिसको ब्रिजेश, आपके भाजपा के माननीय विधायक ब्रिजेश प्रजापति ने भी विरोध किया और माननीय योगी जी के साथ इस चीज़ को कहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस वजह से हम लोग कर्मचारी, अधिकारी और जितने भी हमारे वो हैं, हम लोग उस सरकार। आप बहुत देर से खड़े नजर आ रहे हैं, मैंने सोचा आपसे भी कुछ पूछ लूं।
देखिए, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सुल्तानपुर का किस रहने वाला हूँ। विधानसभा से बिलोंग करते हैं? मैं शहर से बिलोंग करता हूँ जी। आपका कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं, हम जातवाद के साथ नहीं हैं। विकास कौन कर रहा है? विकास जो कर रहा है, वर्तमान सरकार विकास कर रही है? नहीं, आपके कहने से कर रही है कि नहीं, लेकिन हमारे कहने से जो करने वाला चीज़ है वो आप खुद ही देख रहे हैं। चाहे 2022 का इलेक्शन हो, चाहे पीछे का इलेक्शन हो, कम से कम इस सरकार में गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है, आतंक तो नहीं मचा है। ये अभी एक मंत्री जी पर किसानों ने आरोप लगाया, किसानों के ऊपर उन्होंने गाड़ियां चढ़वा दी। इन्हीं के मंत्री जी ने गाड़ी नहीं, मंत्री जी का नहीं, तो आप गुंडागर्दी, अगर इन्हीं का मंत्री जो है जो 2017 के पहले बम ब्लास्ट होता था, यूपी में इस 5 साल में कितने बम ब्लास्ट हुए हैं? ये बताइए, यूपी में बम ब्लास्ट कितने हुए हैं? दूसरी चीज बात अगर करें, इस कोई भी सरकार हर किसी को कहीं ना कहीं उसकी जो काम करता है उसकी बुराई होती है, जो काम ही नहीं करेगा उसकी बुराई नहीं होगी। ये 112 पे कुछ बताएंगे कि ये 100 नंबर अखिलेश जी ने दिया, अभी लोगों ने बताया कि हाँ, ये है, 2-3 चीजें उनकी अच्छी है, हम वोटर हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं। 112 उन्होंने दिया, ठीक है, 100 नंबर को 112 किया, वो एक क्या इन्होंने भी ऐसा कुछ सार्वजनिक तौर पे कुछ ऐसा दिया समाज को जिससे हर तबके के लोगों का विकास हो? आपको अगर विकास की बात की जाए, जो कोरोना में अपने बेचारा रोजगार से खत्म था, वो राशन पाता था, जिसको खाने के लिए नहीं था, ये क्या अच्छी चीज नहीं है? मतलब देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग पैदल यात्रा किए हैं, पैदल चलते चलते खाने भी न मर गए। नहीं, अगर उसकी बात की जाए, आपातकालीन में कुछ भी हो सकता है, आपातकालीन में कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको दिखाया चुनावी स्टंट के बारे में, लोगों के विचार अलग अलग हैं। निश्चित रूप से वर्तमान सरकार से कुछ ऐसे बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोग नाराज हैं कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस सरकार को नुकसान पहुंच सकता है। लाइव टीवी समाचार से अनिल अग्रहरी कैमरामैन के साथ जयशंकर दुबे, सुल्तानपुर। बहराइच की हुजूरपुर विकासखंड में ग्राम पंचायत खानपुर पड़ती है। यहाँ सफाई कर्मी पवन कुमार मिश्रा से सभी क्षेत्रवासी परेशान हैं। दरअसल लोगों का कहना है कि सफाई साल में 1 या 2 बार होती है। तकरीबन 7 महीने हो रहे हैं, लेकिन नालियों की सफाई नहीं की गई है। सभी लोग अपने आप से अपने घर के सामने सफाई करते हैं और सफाई कर्मी से नालियों की सफाई करने को कहते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे में ग्राम प्रधान से भी कहा गया तो वे भी मौन बैठे हुए हैं। लोगों की मांग है कि सफाई कर्मचारी पर उचित कार्यवाही की जाए। बहराइच से अजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। एक और जहां कठोर और निर्दयी बच्चों ने अपने माता पिता को ठुकराकर उन्हें वृद्धावस्था में आश्रम में रहने को मजबूर कर दिया है, तो वहीं कुछ संस्कारवान बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने आश्रम के बुजुर्ग माता पिता के प्रति करुणा रखी है। दरअसल विदिशा में स्प्रिंगफील्ड स्कूल के बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करके उन्हें लोहे का एक विशाल झूला आश्रम के गार्डन में भेंट किया है। आश्रम के बुजुर्गों को झूले में बैठाकर झुलाया गया तो उनकी आंखें भीग गई। बता दें, स्कूल का उद्देश्य बच्चों को संस्कार और बुजुर्ग माता पिता के प्रति सम्मान की भावना जागृत कराना था, जो हमारी मूल भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आश्रम में स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल के बच्चों ने जो पॉकेट मनी इकट्ठी करके बुजुर्गों के लिए मनोरंजन हेतु और उनके खुशियों के लिए ये झूला भेंट किया है, ये वास्तव में समाज के लिए बहुत अनुकरणीय पहल है। और स्कूल के बच्चों को इस तरीके के संस्कार देने के लिए मैं विद्यालय प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोनों मिलकर आश्रम को संचालित कर रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। कभी किसी की बुजुर्ग की अगर रात को 2 बजे 3 बजे तबीयत, बुजुर्ग है तो क्योंकि तबीयत खराब होती है, तो कभी 2 बजे 3 बजे तबीयत खराब हो गई तो लेकर अस्पताल जा रहे हैं, तो कभी उनको कुछ परेशान हो रहे हैं तो उसी समय घर से आ रहे हैं वापस यहीं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान, एक अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनका ध्यान रखने के लिए कितना परेशान होते हैं ना। तो सोचो यहाँ पर कितने दादा दादी नाना नानी हैं, तो उनका कितना ध्यान रखना पड़ता होगा और उसके लिए कितना परिश्रम मेहनत करनी पड़ती होगी। क्योंकि जिस तरह से बच्चे होते हैं वैसे ही बुजुर्ग होते हैं। बच्चों की मानसिकता जो होती है वो बुजुर्गों की भी होती है। छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हैं, किसी बात की जिद करने लगते हैं, तो उस सबको देखना संभालना, फिर उनकी जैसे तबीयत जिस तरह से बच्चों की जल्दी वो होती है उसी तरह से बुजुर्गों की तबीयत भी
कभी ठीक हो गए, कभी बीमार पड़ गए, बहुत जल्दी असर पड़ता है। तो उस सब चीज़ों का ध्यान रखना, उनके खाने का भी उसी तरह से जैसे बच्चों का ध्यान रखा जाता है वैसे बुजुर्गों का ध्यान रखा जाता है। वो इस सारी मेहनत उनके साथ वेद प्रकाश जी करते हैं और इतने बड़े आश्रम को सफाई रखवाना, उसको मेंटेन करना और उसमें खाने की व्यवस्थाएं देखना और उनको बहुत ताज़ा गर्म खाना एकदम मिलना, फ्रूट्स देना, ये सब चीज़ों का, दवाइयों का, हर चीज़ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। इस तरह से ये समाज सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। तो हम जो है आप लोगों को यहाँ लाकर सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि देखो, जो परिवार अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते, उनको इस तरह से छोड़ देते हैं, तो उनके लिए भी कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं जैसे, तो यहाँ लाकर उनके साथ उनका इतना ध्यान रखना और ये सब करते हैं। तो हम आप लोग यहाँ आकर यही देखिए कि अपने घर में भी अपने दादा दादी का, नाना नानी का, मम्मी पापा का ये सब ध्यान रखें। और जब आप लोग बड़े हो जाओगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, तो जो आप कमाओगे उसका एक बहुत छोटा हिस्सा बुजुर्गों की सेवा के लिए जरूर निकाल कर और याद रखना, जिस तरह से गेहूं का एक बीज हम जमीन में डालते हैं तो एक पौधे में से कितना गेहूं के बीज निकलते हैं? कम से कम 25-50, है ना? तो जो अगर आपने बुजुर्गों की सेवा में 1 रुपए भी खर्च किया तो उसका 50 गुना होके आपको वापस मिलेगा। जब तक आप अच्छे काम करते रहोगे तब तक कोई भी परेशानी है उसे आप दूर रहोगे। जब तक अच्छे काम करोगे आपका खराब समय नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आपने स्वार्थी होने लगोगे उस दिन आपको खराब समय अपनी तरफ घेरने लगता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप लोग अपना कमाना शुरू करो, अपने पैरों पर खड़े हो, तो उसका 1% या आधा प्रतिशत जरूर अपने बुजुर्गों की सेवा के लिए अलग निकाल के रखना, समाज सेवा के लिए। बस मैं यही कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि श्री वेद प्रकाश जी आप लोगों का मार्गदर्शन करें। स्प्रिंगफील्ड का छात्र, क्या नाम है आपका? एम प्रकाश लोधी। हम यहाँ पे आज वृद्धाश्रम आए हैं। हम सब ने पैसे इकट्ठे करके और सब बच्चों ने ये किया है कि वृद्धाश्रम को झूला गिफ्ट किया है और हम सब की भावना रही कि हम यहाँ पे आए। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके प्रति हमारा प्रेम भाव। गुड मॉर्निंग, मैं प्रियमवदा सिंह स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल की छात्रा हूँ। आज हम सब लोग स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल की तरफ से वृद्धाश्रम में आए। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा, अपना सा लगा और हम सब ने पॉकेट मनी इकट्ठी करके वृद्धाश्रम को एक झूला भेंट करा है। और बस हम लोगों को यहाँ के बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलकर, दादाजी दादियों से मिलकर हमें बहुत अच्छा कर रहे बच्चे बनाए हैं, मिठाई खिला रहे, रोज का खिला रहे, हम खा नहीं पा रहे हैं और उड़ा पिड़ा रहे हैं अच्छे अच्छे, बहुत सुख दे रहे हैं हमें। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आज हमें इस स्थिति में और ऐसा बढ़िया प्रोग्राम किया। और बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी हुई जो आपने अपने पॉकेट मनी से बचा के इस वृद्धाओं के लिए झूला अर्पित किया है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ 2 शब्द बोल के मैं अपना मुँह बंद करता हूँ। अगर कुछ गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। आप ऐसे हमेशा आते रहिएगा और हमें बड़ी खुशी होती है, ऐसा लगता है हमें अपने बच्चे आ गए। और खासकर शर्मा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे वृद्धाश्रम में, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। नमस्कार।